नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी जमाने को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ वर्षा गर्ग और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पद्मश्री पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध कहानीकार कवित्री अमृता प्रीतम जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है शाह की कंजरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को सुना रही हूँ उन्हीं की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी शाह की कंजरी। सुनिए। उसे अब कोई नीलम नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहाँ ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5000 में उसकी नथ उतरी थी। वहीं उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर वह एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे का सद नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज़ नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था, वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त यह कोई न कोई यह जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुका छिपी की बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी अब पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है, मेरी आँख जौहरी की आँख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसी चीज़ होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख के खाक बना देता है, और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है। पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूँ, इन कंजरियों का क्या भरोसा। कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो वह हाथ से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास कोई और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी। और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता, उससे कई गुना ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो, चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो। उसे मेरे घर न लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था। अब वह ब्याहने लायक हो गया था, पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए, न घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था।
वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था। शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काढ़ रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती, फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी ज़रूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल ना खा जाए। वैसे तो शाह जी को बहुतेरी गाने वाली हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मल्लिकाए तरन्नुम ज़रूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी। शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी हमने इतने बरस कुछ कहा है? उस जगह का नाम भी नहीं लिया। वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशियाँ मनानी है। बात शाह के मन को भा गई, इसलिए कि वह दोस्तों यारों को नीलम की राह नहीं दिखाना चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई कोई अमीरजादा नीलम के पास आने लगा था। दूसरे इसलिए भी कि वह चाहता था नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर वह शाहनी से डरता था। दोस्तों को हामी न भर सका। दोस्तों यारों में से 2 ने राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी, तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियाँ मनाएंगे। शाह ने सलाह की है एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है। पहले उस कंजरी को थोड़ी कम खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया भी उजड़ने से बच जाएगा। शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती, पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी होगी, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमने आए, डोम मरासी आए, तैसी वह। बात शाहनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने कभी उसे देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को तांगे में बैठते देखती तो न सोचते हुए भी सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं। वह मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और क्या कर लेना है। एक बार चंद्रा को देख तो लूं। शाहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ न शराब उड़ेगी न कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना। वह आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी जो और लड़के लड़कियों को दूंगी जो बनने सहरे गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं। शाह के दोस्तों ने फूंक दी, तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरना था। वह आई। शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफ़ेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पर आ रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की एक तरफ चली गईं, कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करती हो, सारा बीच में ही छोड़ दिया। शाहनी ने डांट सी दी,
पर उसकी आवाज़ खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी। एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है। साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज़, बहुत बहुत मुबारक शाहनी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहनी ने उसे गाँव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शाहनी को लगा उसकी मांसल बाह बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाज़नीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया, फिर परे गाँव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियाँ फिर छनकी थीं। शाहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की चूड़ियों को देखा और फिर स्वाभाविक ही अपनी बाह में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थी। शाहनी की अपनी आंखें भी। उसे अपनी आंखों को छोड़कर बाकी सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सहरे गाओ ना, पर उसकी आवाज़ गले में घुटती सी गई थी। शायद औरों की आवाज़ भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी सी छा गई थी। वह अधबिच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया वह बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी, क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई वह घोड़ी गाने लगी, निक्की निक्की बूंदी निक्कियाँ मीह वे वरे, तेरी माँ वे सुहागिन तेरे सगन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी, उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शाहनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई डोलकी रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियाँ सद्दां। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ लिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था। वे एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उनके कान के पास कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसर फुसर सा, पर शाहनी के कान में आवाज़ पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज़ ऊंची हो गई, साथ ही गाने वाली की आवाज़ भी, सुहे वे चीरे वालियाँ मैं कहनी हाँ। और शाहनी का कलेजा थम सा गया। वह सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता, दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, कोई और भी तो गाओ ना, मुझे सांस तो दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की? उसकी टल्ली सी आवाज़, वह भी शायद कहने को कह रही थी, वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी,
पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुत्तिए उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शाहनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुख की तरफ देखा। शाह भी और बुतों सरीखा बुत बना हुआ था। शाहनी को लगा वह पत्थर का हो चुका है। एकाएक खुद को संभालकर हाथों में नोट निकालकर उसने अपने बेटे के सिर से वारा, फिर उसे पकड़ा दिया जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर शाहनी ने अपना आपा थाम लिया। एक जेरा सा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी। वह जोरों से हंस पड़ी। नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित्य लेना है, मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी वर्षा गर्ग से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अमृता प्रीतम जी की एक कहानी शाह की कंजरी। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। कहानी पसंद आई हो तो फलक के चैनल किस्सा कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।